हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मैट्रिक्स में आपका स्वागत है, जहां हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि क्या ये स्टॉक में पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। आज के वीडियो में हम कोई स्टॉक एनालिसिस नहीं करने वाले, हम एक रीजन के बारे में डिस्कस करने वाले जिसके वजह से मार्केट कुछ दिनों से गिर रहा है और जानेंगे कि क्या ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। वन थिंग दैट सेट्स अस अपार्ट इज अवर बॉट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सो दीज आर ऑल मोमेंटम बॉट्स, जहां पर जो भी स्टॉक कहीं भी मोमेंटम दे रहा है, सो इट ऑटोमेटिकली पिक्स एट द रियल टाइम बेसिस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर टाइम के साथ चीजें पोस्ट हुई है। जैसे गोकेक्स अगेन 409 के लेवल पे हमारे बॉट ने पिक किया था ऑन 21 Jan एट अराउंड 1:30 PM के आसपास। तो यहाँ पर सारी रियल टाइम बेसिस पे स्टॉक्स पिक होके यहाँ पर आपको अलर्ट्स आते हैं। सो दिस बिकम्स वेरी मच यूजफुल to our fellow members. We also have one more bot by the name breakout stocks. जो भी स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं वो स्टॉक्स ऑटोमेटिकली हमारे बॉट पिक करके यहाँ पर चैनल पे ऑन रियल टाइम बेसिस पोस्ट करते हैं। कि आप देख सकते हो ऑन 21 Jan एट अराउंड 11 AM जेनेसिस ने असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया था। सिमिलरली वी हैव मल्टी ईयर ब्रेकआउट। जो भी स्टॉक्स मल्टी ईयर के ब्रेकआउट्स दे रहे हैं दे आर ऑल्सो बीन पुल्ड ईयर। सो दिस इज हाउ we give an extra feature in our premium channel. So if you want to be a part of our premium channel, you can just open a demat account by the links provided in the description. आपने सुना होगा कंपनीज को काफी ज्यादा वैल्यूएशंस मिले थे, हेंस स्टॉक करेक्ट हो रहे हैं। बट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, दिस इज जस्ट अ स्मॉल ट्रूथ। लार्जर ट्रूथ लाइज हियर इन द बॉन्ड्स। हाउ, ये समझने से पहले हमें व्हाट समझना पड़ेगा। व्हाट इज the difference between the bond market and the stock market? What is a bond? What is a bond yield? और ये bond yields में कैसे rise ups and downs होते हैं। एंड फाइनली हम देखेंगे कैसे यूएस बॉन्ड के yields अफेक्ट करते हैं इंडियन इक्विटीज में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो डिफरेंस समझने के लिए आपको एक HNI के माइंडसेट से देखना पड़ेगा। कंसिडर करिए आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ है और आपको से 100 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं। तो आप एक मोर वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, जहां रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं है। आपको 15-20% रिटर्न्स भी आप गेन कर सकते हो या 15-20% लॉस भी हो सकता है। अगर आपके 100 करोड़ में से 10% भी अगर आपका लॉस होता है तो आपके 10 करोड़ वाइप आउट हो जाएंगे। या आप एक स्टेबल, लेस वॉलेटाइल और लेस रिस्की इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे, जहां आपको गारंटी 5 to 6% के रिटर्न्स मिलेंगे बॉन्ड्स में, राइट। एंड हेंस बॉन्ड मार्केट इतना ज्यादा शेयर कंट्रीब्यूट करता है, वेयर स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट। स्टॉक मार्केट में हम जनरली तभी इन्वेस्ट करते हैं जब इकोनॉमी बूमिंग होती है, लेकिन जब भी इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तभी बॉन्ड मार्केट्स आर मोर प्रेफरेबल। सो व्हाट आर बॉन्ड्स? कंसिडर कीजिए, अगर एक इंडिविजुअल को पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक के पास जाता है, जहां बैंक उसे पैसे देते हैं एंड इन रिटर्न उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड इशू करते हैं टू अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। बॉन्ड को आप एक प्रॉमिस नोट के जैसे कंसिडर कर सकते हो, जिसमें फेस वैल्यू और इंटरेस्ट लिखा रहता है। बॉन्ड्स की फेस वैल्यू और स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज होती है उनकी फेस वैल्यू बहुत ही डिफरेंट है। जो लोग होते हैं वो ये फेस वैल्यू पे करके बॉन्ड्स खरीदते हैं एंड ये फेस वैल्यू का जो भी अमाउंट कलेक्टेड रहता है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल वो गवर्नमेंट के पास जाता है एंड इन रिटर्न गवर्नमेंट उन्हें इंटरेस्ट पे करती है, जिसे कूपन्स कहा जाता है। सो इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा और इजी वे में समझते हैं। तो कंसिडर कीजिए गवर्नमेंट को 1 लाख रुपीज की जरूरत है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? 100 बॉन्ड्स इशू करेगी, से एट द फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज ईच। फिर अगर 100 इंडिविजुअल्स ये बॉन्ड खरीदते हैं एट 1000 रुपीज, ये जो कलेक्टेड अमाउंट रहेगा 1 लाख रुपीज का, ये सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है एंड लेट्स से इन रिटर्न गवर्नमेंट उन्हें 10% इंटरेस्ट देती है। एंड जो फेस वैल्यू है दैट इज 1000 रुपीज, उसका 10% इंटरेस्ट दैट इज 100 रुपीज। तो ये कूपन हुआ 100 रुपीज का एंड हेंस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उसे 1100 रुपीज मिलेंगे। सो ओवरऑल अगर गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके लोगों से पैसे ले सकती है एंड इन रिटर्न उन्हें कुछ परसेंट एज अ इंटरेस्ट पे करती है। कंपनीज भी बॉन्ड इशू कर सकती है। अगर इनिशियल पीरियड में कोई कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो इधर आईपीओ इशू कर सकती है या बॉन्ड्स इशू कर सकती है। जब भी कोई कंपनी के आईपीओ आते हैं वहां उन्हें इक्विटी देनी पड़ती है, दैट इज ओनरशिप। लेकिन बॉन्ड्स में ओनरशिप नहीं देनी पड़ती, उन्हें सिर्फ एक स्पेसिफिक परसेंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आपने डिबेंचर्स भी सुना होगा, ये जनरली कंपनी इशू करती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस।
मतलब अगर कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है तो भी कंपनीज डिबेंचर्स इशू कर सकती है। तो डिबेंचर्स आर काइंड ऑफ डेट, लेकिन ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस इशू किया जाता है, और जो इनिशियल पीरियड में इशू किया जाता है उसे बॉन्ड्स कहते हैं। आपने कुछ और भी टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी, जैसे ट्रेजरी बिल्स, रीपर्चेस अग्रीमेंट, कमर्शियल पेपर्स। ये सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर होती है, लाइक 3 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स। वेर एज ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर की होती है, हेंस उन्हें शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो अभी हम देखते हैं व्हाट आर बॉन्ड यील्ड्स। तो कंसिडर कीजिए आपने जो 1000 रुपीज के बॉन्ड पेपर्स परचेस किए थे वो अभी आपको सेल करने बिफोर मैच्योरिटी। तो आप क्या करते हो, उन बॉन्ड पेपर्स को आप मार्केट में लेके जाते हो सेल करने के लिए। एंड जरूरी नहीं है कि जो 1000 रुपीज का पेपर आपने परचेस किया था उसका करंट मार्केट प्राइस भी 1000 रहेगा। इट फ्लक्चुएट्स। बहुत सारे फैक्टर्स बॉन्ड प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मान लेते हैं वो बॉन्ड प्राइस वो अभी 1200 हो गया, बढ़ गया है। सो एज पर द फॉर्मूला, आप यहाँ पर यील्ड का फॉर्मूला ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हो, एनुअल कूपन पेमेंट अपॉन करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो जैसे कि हमने कूपन का प्राइस देखा था जो 100 रुपीज है, अपॉन करंट मार्केट प्राइस जो 1200 है। सो अगर आप 100 अपॉन 1200 करोगे तो 8.33% आता है। सो जैसे कि बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज हो गई, जो बॉन्ड की यील्ड है वो कम हो गई फ्रॉम 10% टू 8.33%। लेट्स से इन केस 2 वही 1000 रुपीज का बॉन्ड पेपर अगर आप सेल करने जा रहे हो, अगर उस बॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस है 800 रुपीज। सो एज पर द बॉन्ड यील्ड फॉर्मूला, 100 जो कूपन पेमेंट है डिवाइड बाय 800 जो करंट मार्केट प्राइस है उस बॉन्ड का, तो आपकी जो रिटर्न आती है वो 12.5% होती है। सो अगर बॉन्ड की प्राइस कम हो रही है तो जो यील्ड है वो बढ़ रही है। सो इस तरह से हम इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी चीज को लेकर के थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सो अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बॉन्ड के यील्ड्स किस तरह से वैरी करते हैं। सो जैसे कि हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था, तो जब भी सेंट्रल बैंक को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, लोगों के पास स्पेंडिंग पावर ज्यादा रहती है। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा है। हेंस जब डिमांड ज्यादा होता है तो प्राइजेस भी बढ़ने लगते हैं कोई भी प्रोडक्ट के, और इस सिनारियो को इन्फ्लेशन कहा जाता है। सो इस इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर देते हैं, जिसके वजह से जो बॉन्ड प्राइजेस है वो कम होने लगते हैं। अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स कम कर देंगे तो बॉन्ड यील्ड्स भी कम हो जाएंगे और बॉन्ड प्राइजेस इंक्रीज होंगे, जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था। तो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन आता है बॉन्ड के प्राइजेस कम होते हैं और यील्ड्स इंक्रीज होने लगती है। एंड जब भी मंदी होती है मार्केट में तब बॉन्ड के यील्ड्स कम किए जाते हैं डेलिबरेटली, ताकि बॉन्ड के प्राइजेस बढ़े। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो HNIs होते हैं दे लुक फॉर मोर स्टेबल बॉन्ड्स जो कम वॉलेटाइल हो। एंड ये वॉलेटिलिटी और स्टेबिलिटी बॉन्ड्स की रेटिंग पे डिपेंड करती है। अगर कोई बॉन्ड की रेटिंग AAA है, so those are considered to be the most stable and less volatile. अगर वो बॉन्ड की रेटिंग AA है या A+ है या A- है, उसमें वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। So जैसे जैसे रेटिंग कम होती है उस तरह से स्टेबिलिटी भी कम होती है। एंड यूएस बॉन्ड आर कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट बॉन्ड। जब भी यूएस का 10 ईयर यील्ड इंक्रीज होता है तब जो भी FIIs होते हैं, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो अपना पैसा इंडियन इक्विटी से हटा के यूएस बॉन्ड्स में शिफ्ट करते हैं ताकि उन्हें सेफ रिटर्न्स मिले। आप ये चार्ट में नीचे देख सकते हो, जहाँ पे यूएस बॉन्ड यील्ड लिखा है अभी 2.03% है। ये यील्ड्स एवरी डे चेंज होते हैं। जैसे 3 फेब को 1.83% था, 9 फेब को 1.93% हुआ, और अभी 10 फेब को ये 2.03% है। तो जैसे जैसे ये रेट बढ़ रहे हैं यूएस बॉन्ड यील्ड के, वैसे वैसे हम इंडियन इक्विटीज में वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। आप चार्ट देखोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ये जो आप ऊपर का पार्ट देख रहे हो, सो दिस इज यूएस बॉन्ड यील्ड्स और ये अपना निफ्टी है। तो जैसे कि यहाँ पर यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते गए, निफ्टी यहाँ से स्लो डाउन होना स्टार्ट हो गया। एंड जैसे बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गए, निफ्टी का करेक्शन स्टार्ट हो गया। एंड जैसे बॉन्ड यील्ड्स नीचे आने लग गए, फिर स्लाइड यहाँ पर मूवमेंट हम यहाँ पर निफ्टी में देख रहे हैं। एंड फिर जब अभी बॉन्ड यील्ड्स अगेन ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं, यहाँ पर निफ्टी में अगेन करेक्शन और यहाँ पर स्लो डाउन आ गया। तो वी होप फ्रेंड्स आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया है।
निफ्टी में स्लो डाउन और करेक्शन इतना क्यों आ रहा है? दिस इज मेजरली बिकॉज यूएस के 10 ईयर बॉन्ड्स के यील्ड बढ़ रहे हैं। आपने रिसेंटली ये रिपोर्ट तो पढ़ी होगी जहां पर यूएस ने अपने इन्फ्लेशन का डेटा पोस्ट किया था और बताया था कि जो ये 7.5% है वो हाईएस्ट इन द लास्ट 40 ईयर्स है। एंड जैसे कि हमने यहाँ पहले देखा था, इन्फ्लेशन कब आता है? जब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, लोगों की स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज बढ़ती है। सो फ्रेंड्स, वी होप आपको हमारा ये शॉर्ट एनालिसिस काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और न्यू कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।